नमस्कार, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो सभी? बढ़िया। अपन ने हिमालय और किसके बारे में, उत्तर भारत का विशाल मैदान के बारे में पिछली क्लास में क्या किया, डिस्कस किया था। ठीक है, उसी को भारत के विभाजन को अपन आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे अपन तटीय प्रदेश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा था? आपको याद हो तो हिमालय को जब अपन ने वर्गीकृत किया तो अपन ने एक लिखा था तटीय प्रदेश। किसका, कहां पर है वो हिस्सा, वो बताता हूं मैं आपको पहले तो। ठीक है, ये अपना जो क्या है, भारत का हिस्सा है। ठीक है, सबको पता होगा तटीय प्रदेश वैसे कहां पर है, क्योंकि ये जो ऊपर का हिस्सा क्या, हिमालय का क्षेत्र, बीच में आ गया कौन सा, मैदानी भाग, ये आ गया कौन सा, त्रिभुजाकार प्रायद्वीपीय पठार, और जो ये हो गया कौन सा, द्वीप समूह। और ये हिस्सा जो बचा कौन सा साथियों, ये जो हिस्सा बचा ये कौन सा है, तटीय प्रदेश। कौन सा है साथियों, तटीय प्रदेश। आया क्या समझ में? आया समझ में? तो अपन को आज पढ़ना है किसके बारे में साथियों, तटीय प्रदेश के बारे में। दो भाग अपन ने कंप्लीट कर लिए, हिमालय तथा विशाल मैदान के बारे में, और तीसरा भाग है कौन सा, तटीय प्रदेश के बारे में। देखते हैं अपन तटीय प्रदेश में मुख्यतः रूप से दो तट हैं। कौन कौन से? एक तो है साथियों पश्चिमी तट, ठीक है, और दूसरा है साथियों कौन सा, पूर्वी तट। दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि पश्चिमी तट में कौन कौन से घाट हैं या कौन कौन से तट हैं, और पूर्वी तट में या पूर्वी भाग में कौन कौन से प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं अपन पश्चिमी तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसे बोल सकते हैं अपन पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, देखते हैं वन बाय वन करके पढ़ते हैं आगे अपन, कि पहले पढ़ेंगे पश्चिमी तट के बारे में और फिर पढ़ेंगे पूर्वी तट के बारे में। ठीक है, ये हो गया, मैं ये केवल प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा बना रहा हूं। ठीक है, और उसके बारे में समझाऊंगा पश्चिमी तट का मतलब क्या और पूर्वी तट का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, अब ये हिस्सा जो है कौन सा है, ये जो इस साइड का हिस्सा है ये बोला जाएगा पश्चिमी तटीय प्रदेश। किस नाम से? पश्चिमी तटीय प्रदेश के नाम से। आया समझ में? ये जो पूरा हिस्सा देखो, मैं बताता हूं आपको, ये पूरा हिस्सा क्या है साथियों, पश्चिमी तटीय प्रदेश है। क्या है? पश्चिमी तटीय प्रदेश। इसका विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार है साथियों, यहां पर कच्छ है, जो सौराष्ट्र कच्छ है गुजरात में, यहां से लेकर तमिलनाडु, मतलब कि क्या, कन्याकुमारी तक। कहां तक? कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक। किसका विस्तार है? पश्चिमी तटीय प्रदेश का। यदि पूछा जाए डायरेक्टली पश्चिमी तटीय प्रदेश का विस्तार, तो कहां से कहां तक बताना है? कच्छ गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक या कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। ठीक है, अब देखिए कच्छ गुजरात, इसको पश्चिमी तटीय प्रदेश को मैंने अलग अलग भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? इजीली रूप से समझने के लिए। कौन कौन से भागों में? कच्छ के बाद में यहाँ पे एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है साथियों क्या, दमन दीव। क्या नाम है? दमन दीव। ठीक है, इसके बाद में यहां पर है साथियों क्या, गोवा। यहां पर है साथियों क्या, मंगलोर, कर्नाटक में जो है। ठीक है, और ये हो गया कौन सा, तमिलनाडु या कन्याकुमारी, कन्याकुमारी नीचे। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? एक भाग कच्छ से दमन के बीच में, दमन से गोवा के बीच में दूसरा भाग, गोवा से मैंगलोर के बीच में तीसरा भाग, और मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का चौथा भाग। तो पश्चिमी तट को या पश्चिमी तटीय प्रदेश को मुख्यतः रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने कितने भागों में? 4 भागों में। क्या क्या नाम है चारों भागों के, वो देखिए। कच्छ से लेके जो क्या, दमन द्वीप का ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं कठियावाड़ तट, कठियावाड़ तट। क्या नाम दिया साथियों? कठियावाड़ तट। आया समझ में? दमन दीव से लेके कहां तक का,
जो गोवा तक का पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं साथियों किस नाम से? कोंकण तट। क्या? कोंकण तट। यदि आपको पूछा जाए कोंकण तट कहाँ पे, तो बताना है दमन से गोवा के बीच में। आया समझ में? बहुत बढ़िया। आगे देखिए, गोवा से मैंगलोर जो ये हिस्सा है, कहाँ से कहाँ तक? गोवा से मैंगलोर, इसे बोलते हैं साथियों कन्नड़ तट। क्या नाम दे दिया? कन्नड़ तट। आया समझ में? और अंतिम मंगलोर से कहाँ तक? तमिलनाडु तक। ये जो हिस्सा है नीचे वाला पूरा, इसे बोला जाता है साथियों क्या? मालाबार तट। क्या सा तट? मालाबार तट। देखिए हो गया तट, कितने हो गए? 4। कौन कौन सा? कठियावाड़ तट, कच्छ से दमन के बीच में, दमन से गोवा के बीच में कोंकण, गोवा से मंगलोर के बीच में कौन सा? कन्नड़, और मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में कौन सा हो गया? कन्याकुमारी, सॉरी कौन सा? मालाबार तट। हो गया क्लियर? अब देखो एक एक के बारे में पढ़ते हैं, कुछ स्पेशली हो तो कठियावाड़ तट पर पढ़ते हैं। कठियावाड़ तट की कुछ विशेषता देखें तो अपन सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन कौन से तट पर होता है? तो कौन सा होगा साथियों? कठियावाड़ तट। सर्वाधिक नमक उत्पादन, ठीक है, कौन से तट पर होता है? तो कौन से तट पर होगा? कठियावाड़ तट पर, ठीक है। और यहीं पर एक रिफाइनरी भी है। क्या? तेल शोधन रिफाइनरी, जो देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, देश की सबसे बड़ी तेल शोधन रिफाइनरी, बड़ी रिफाइनरी, ठीक है। क्या नाम है इस रिफाइनरी का? तो इसका नाम है साथियों जामनगर रिफाइनरी। कहाँ पर है? गुजरात में है, जामनगर नाम से है, जामनगर रिफाइनरी, ठीक है। जो क्या है? देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, किसकी? तेल शोधन की। आया समझ में? ये हो गई किसकी विशेषता? कठियावाड़ तट की विशेषता, ठीक है। और यहीं पर एक बंदरगाह भी है प्रसिद्ध, जिसका नाम है साथियों, कौन सा बंदरगाह? याद है क्यों आपको? कांडला बंदरगाह। कहाँ है कांडला बंदरगाह? गुजरात में। याद रखना है, देखो मैं जो भी चीज बता रहा हूं, कांडला बंदरगाह कहाँ? गुजरात में। इसी का वर्तमान में नाम परिवर्तन करके कर दिया क्या साथियों? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, ठीक है। कैसा बंदरगाह है? ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, जो ज्वार भाटा आता है उससे बिजली का निर्माण करता है। ज्वारीय व मुक्त व्यापार बंदरगाह है। क्या है साथियों? ज्वारीय व मुक्त व्यापार बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह। आया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है। विशेषता हो गई कठियावाड़ तट की। आगे देखते हैं कोंकण तट। कहां से कहां तक? दमन से गोवा के बीच में, मतलब बीच में कौन आएगा? महाराष्ट्र भी आया। तो यहां पर बंदरगाह कौन सा? एक तो हो गया साथियों मुंबई बंदरगाह। कौन सा? मुंबई बंदरगाह, जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। क्या है ये? मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह। कौन से तट में है? तो कोंकण तट में, ठीक है। इस बंदरगाह का भार कम करने के लिए इसके पास एक और बंदरगाह बनाया गया, और जिसका नाम मैं यहां लिख रहा हूं मैं आगे, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है, कौन सा? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किसके भार को कम करने के लिए? तो मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए दूसरा बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो सबसे आधुनिक तकनीकी पर आधारित बंदरगाह है। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? मुंबई बंदरगाह, ठीक है। अब देखिए कोंकण तट की विशेषता। बंदरगाह देख लिए, इस तट पर कौन से बंदरगाह, विशेषता क्या है? सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन। क्या साथियों? सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कौन से बंदरगाह में? कोंकण बंदरगाह में। कोंकण बंदरगाह में एक क्षेत्र है मुंबई हाई नाम से। मुंबई हाई में आपको पता होगा सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का क्या होता है? उत्पादन होता है। क्या होता है? उत्पादन। तो वो कहां पर है? कोंकण तट में। आया समझ में? सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन क्या है? कहां पर? कोंकण तट में। कहां पर? तो आपको पूछा जाए तो मुंबई हाई, मुंबई हाई नाम की जगह है, ठीक है, समुद्री इलाके में। हो गया क्लियर कोंकण तट।
आगे आ जाओ कन्नड़ तट में, किन दो के बीच में साथियों, तो किन दो के बीच में गोवा से मंगलोर का क्षेत्र कौन सा, कन्नड़ तट। और यहाँ पर एक बंदरगाह भी है जिसका नाम है क्या, न्यू मंगलोर बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ है, कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, जो न्यू मंगलोर बंदरगाह है वहां से भारत का सर्वाधिक लोहे अयस्क का व्यापार होता है, लोहे अयस्क का व्यापार, किसी दूसरे देश में भेजने का, लाने का सर्वाधिक जो लोहे अयस्क का व्यापार यदि किसी बंदरगाह में होता है तो कौन सा है, मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। कौन से तट पर है, कन्नड़ तट पर, कौन से तट पर, कन्नड़ तट पर, ठीक है। और इसी तट पर, कौन से एक तट पर, कन्नड़ तट पर होने वाली बारिश को, जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं अपन चेरी ब्लाज्म, क्या वर्षा, चेरी ब्लाज्म या कॉफी वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। जो गर्मियों में वर्षा होती है उसको कॉफी वर्षा या चेरी ब्लाज्म पूछा जाता है। चेरी ब्लाज्म या कॉफी वर्षा कहां पर, राज्य पूछे तो कर्नाटक, तट पूछे तो कन्नड़ तट। आया समझ में, आ रहा है क्या, बहुत बढ़िया है, ठीक है। एक और यहां पर शरावती नदी के द्वारा, किस कौन सी नदी, शरावती नदी के द्वारा एक जलप्रपात का निर्माण किया गया। जलप्रपात का मतलब हो गया एक झरने के टाइप से झरने का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है, गरसोपा। जिस जलप्रपात का नाम क्या है, गरसोका जलप्रपात, या इसी को बोला जाता है अन्य क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात, जो क्या है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। याद रखना है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, गरसोपा या महात्मा गांधी। कौन सी नदी पर, तो शरावती नदी पर। कौन से तट पर, कन्नड़ तट पर, है कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। हो गया 3 तट, लास्ट तट बचा कौन सा, मालाबार तट। कौन सा, मालाबार तट। कहां से कहां तक, मंगलोर से तमिलनाडु तक या कन्याकुमारी तक। यहां पर एक ही बंदरगाह है और जिस बंदरगाह का नाम है कोची बंदरगाह, केरल में है, क्या नाम है, कोची बंदरगाह, क्या है, कोची। और इसी कोची बंदरगाह को कहते हैं अरब सागर की रानी। क्या बोला जाता है, अरब सागर की रानी की उपसंज्ञा दी गई है किसको, कोची बंदरगाह को, किसको, कोची बंदरगाह को। आया समझ में। देखिए मालाबार तट की विशेषता मुख्य रूप से सबसे बड़ी विशेषता है कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, कौन सा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले जो बारिश करता है, सबसे पहले बारिश, ठीक है, वो कौन से तट पर करता है, तो वो करता है कौन से तट पर, मालाबार तट पर, ठीक है। और मुख्य रूप से राज्य पूछ ले कौन से राज्य पर करता है, तो केरल क्षेत्र में। कौन से, केरल क्षेत्र में। आया समझ में। ये हो गई इसकी विशेषता, क्या, सबसे पहले मानसून यहीं पे आता है और इसी तट पर सर्वाधिक लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा, लेटेराइट मृदा। मृदा आपके टॉपिक में नहीं है, मृदा 8 प्रकार की है मुख्यतः भारत में जो पाई जाती है। उनमें से जो लेटेराइट मृदा होती है, जो क्या लाल कलर की पक्की ईंट की तरह मृदा होती है, उसे लेटेराइट मृदा बोलते हैं, ठीक है। वो सर्वाधिक यहाँ पे पाई जाती है। नारियल सर्वाधिक यहीं पे होते हैं, ठीक है। ये हो गए किसके बारे में, तटीय प्रदेश पढ़ रहे थे अपन, और तटीय प्रदेश में अपना जो पॉइंट था किसके बारे में, पश्चिमी तटीय प्रदेश, और एक था पूर्वी तटीय प्रदेश, ठीक है। पश्चिमी तटीय प्रदेश अपन ने पहले लिया और अपन ने कहां से कहां तक इसका विस्तार किया, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तार किया। फिर मैंने पश्चिमी तट को मुख्यतः रूप से कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा, कच्छ से दमन दीव तक का कठियावाड़ तट, दमन दीव से गोवा तक का कोंकण तट, और गोवा से मंगलोर तक का कौन सा, कन्नड़ तट, और मंगलोर से कन्याकुमारी तक का कौन सा हो गया साथियों, मालाबार तट। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। देखिए आगे, फिर अब मैंने 1 बाय 1 करके कुछ विशेषताएं लिखी। यहाँ पर है कांडला बंदरगाह, कौन से, कटियावाड़ तट में, और जिसका वर्तमान में नाम क्या, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है, जवारी बंदरगाह। क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से जवारी बंदरगाह कौन सा है, कौन सा है एकमात्र जवारी बंदरगाह, कौन सा, कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह। आया समझ में, बहुत बढ़िया, ठीक है। सर्वाधिक नमक उत्पादन, कांडला बंदरगाह। जामनगर सर्वाधिक बड़ी तेल रिफाइनरी कहां पर, कठियावाड़ तट में, ठीक है। आगे चलिए, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई का, इसके
भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया गया, जो कहां पर है, कोंकण तट में। सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादन कहां पर, कोंकण तट पर ही होता है, मुंबई हाई नाम की जगह है वहां पर। आया समझ में, बहुत बढ़िया। आगे है कौन सा, कन्नड़ तट। सर्वाधिक भारत में सबसे अधिक लोहे का जो व्यापार होता है, लोहे का व्यापार, वो कौन से में, कन्नड़ में। यहाँ पे होने वाली वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, चेरी ब्लासम या कॉफी वर्षा। और यहाँ पर एक शरावती नदी है जिसके द्वारा गढ़सोपा या महात्मा गांधी का जलप्रपात बनाया गया है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, लास्ट व अंतिम मालाबार तट। आया हुआ क्वेश्चन है, सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन से राज्य में प्रवेश करता है। यदि राज्य का पूछ ले तो कौन सा, केरल, और यदि तट का पूछ ले तो कौन सा, मालाबार तट। ठीक है, सबसे पहले दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन से तट पर बारिश करता है या वर्षा करता है, तो कौन से तट पर वर्षा करता है, मालाबार तट पर। आया समझ में, ये हो गया अपने किसके बारे में, पश्चिमी तटीय प्रदेश के बारे में पूरा क्लियर। आया समझ में, बहुत बढ़िया। देखो पश्चिमी तट को 4 भागों में अपन ने बांटा, और ये मैंने मैप के आधार पर पूरा डिस्कस किया आपको, और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, रटना नहीं है, मैप के अकॉर्डिंग पढ़ना है, समझना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि जो आपका क्या है टारगेट है, वो आपको क्या करना है साथियों, पूरा लेवल तक लेके जाना है। क्योंकि अपन को केवल क्या नहीं होना, केवल पास ही नहीं होना है, क्या केवल पास ही नहीं होना है, अपन को एक अच्छे रैंक के अनुसार, मेरिट पे अनुसार अपन को क्या करना है, नंबर लाना है। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी, थोड़ी सी, जो मैं आपको और हमारी टीम क्या पूर्ण रूप से आपको 1 by 1 करके आगे बढ़ा रही है या नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में, कि पूर्वी तटीय प्रदेश का क्या हिस्सा है, कितने भागों में बांटा, वहां पे कुछ बंदरगाह है तो, और उन बंदरगाहों की क्या विशेषता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पूर्वी तटीय प्रदेश, देखिए पश्चिमी तट के बाद में अपन पढ़ते हैं पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, देख लीजिए कि कहां से कहां तक का हिस्सा है इसका। देखो पूर्वी तटीय प्रदेश को पश्चिमी बंगाल से जो एंडिंग पॉइंट है कहां पर साथियों, तमिलनाडु तक। कहां पर साथियों, तमिलनाडु तक, यहां तक क्या है, क्या है, पूर्वी तटीय प्रदेश है। कौन सा हिस्सा हुआ, मैं बता देता हूं आपको, जो ये हिस्सा है, ये पूरा किसका है, पूर्वी तटीय प्रदेश का हिस्सा। किसका, पूर्वी तटीय प्रदेश। कहां से, ये क्षेत्र है किसका, पश्चिम बंगाल का ऊपर, और यहां से लेके कहां तक, तमिलनाडु तक किसका हिस्सा है, किसका है, तो साथियों किसका होगा, पूर्वी तटीय प्रदेश का। आया क्या समझ में, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर बीच में आता है कौन सा, उड़ीसा आता है, यहां आता है साथियों कौन सा, आंध्र प्रदेश आता है। ठीक है, आता है। अब देखो पूर्वी तटीय प्रदेश को मुख्यतः रूप से 2 भागों में ही बांटा गया है। जैसे अपन ने पश्चिमी तटीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा साथियों, कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। उसी प्रकार पूर्वी तटीय प्रदेश को केवल 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है वो भाग, देख लीजिए। ठीक है, पहला भाग है कौन सा, जिसे बोला जाता है साथियों, जो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के बीच में है, इसे बोला जाता है साथियों कोरोमंडल तट। कौन सा तट, कोरोमंडल तट, किस नाम से, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो आपको पूछा जाए यदि कोरोमंडल तट किन 2 राज्यों के बीच, तो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु का जो भी तटीय प्रदेश है इसको क्या बोलेंगे, कोरोमंडल तट। ठीक है, आंध्र प्रदेश से पश्चिमी बंगाल का जो हिस्सा है इसको बोलते हैं अपन उत्तरी सरकार तट। क्या नाम दिया, उत्तरी सरकार तट। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय प्रदेश का हिस्सा नहीं है। 3 पश्चिमी तट का दे देंगे, कौन कौन सा दे देंगे, जैसे दे दिया आपको कन्नड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट, और एक चौथा डाल देंगे कौन सा, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोरोमंडल तट कौन सी तट का हिस्सा है, पूर्वी तट का हिस्सा है। कौन सी तट का, पूर्वी तट का हिस्सा है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आया समझ में। अब देखिए पहले कोरोमंडल तट में यहां पर 2 बंदरगाह है,
एक बंदरगाह का नाम है साथियों तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन सा नाम थोड़ा अलग है, क्या है? तूतीकोरिन। ठीक है, तमिलनाडु में है ये। और एक बंदरगाह है जिसका नाम है साथियों चेन्नई बंदरगाह। क्या नाम है? चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, आया समझ में? दोनों की विशेषता पढ़ेंगे। एक बंदरगाह आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में है जो उत्तरी सरकार तट में आता है, इसे बोला जाता है क्या? कौन सा बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह। आया समझ में? फिर उड़ीसा से पश्चिम बंगाल के बीच में उड़ीसा में एक बंदरगाह आता है और जिसका नाम है क्या साथियों? पारादीप बंदरगाह। कौन सा? पारादीप बंदरगाह। डन हो गए बंदरगाह के बारे में कंप्लीट। कौन कौन सा? देखो, कोरोमंडल तट पर कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। क्या विशेषता है चेन्नई बंदरगाह की? पता है क्यों आप? बहुत ही प्रसिद्ध विशेषता है। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है। सबसे प्राचीन कृत्रिम मतलब बनाया हुआ बंदरगाह कौन सा है साथियों? तो है चेन्नई बंदरगाह। आया समझ में? तूतीकोरिन क्या है? भारत का सबसे प्राचीन प्राकृतिक बंदरगाह। कौन सा है? तूतीकोरिन। बाकी सब बंदरगाह गवर्नमेंट एडेड है, लेकिन तूतीकोरिन बंदरगाह है जो क्या है? प्राइवेट एक एजेंसी है, उसके थ्रू ये चलता है। अपना इतने को अपन को डीपली नहीं जाना है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो क्या है? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। क्या है साथियों? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह। और इसी विशाखापट्टनम बंदरगाह में जलयानों का निर्माण भी होता है। जलयानों का निर्माण कौन से बंदरगाह में? कौन से बंदरगाह में? विशाखापट्टनम। ठीक है, पारादीप बंदरगाह की क्या विशेषता है? तो साथियों पारादीप बंदरगाह क्या है? सभी मौसमों में, चाहे गर्मी, सर्दी, बारिश, सभी मौसमी में कार्यरत बंदरगाह। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। हो गया बंदरगाहों के बारे में क्लियर। अब अपन पढ़ते हैं मंडल या तट के बारे में। कोरोमंडल तट में क्या विशेषता है वो देखो। कोरोमंडल तट की विशेषता यदि अपन देखा जाए तो कोरोमंडल तट की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो, ये हो कोरोमंडल तट। देखो, यहां पे सबसे ज्यादा ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं। एक तो सर्वाधिक ताड़ वृक्ष क्या साथियों? सर्वाधिक ताड़ वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से? कोरोमंडल। एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि क्या उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा से सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कौन से तट पर होती है? तो वो होती है कौन से तट पर साथियों? कोरोमंडल तट पर। अपन ने पहले पढ़ा पश्चिमी तट में एक मालाबार तट यहाँ था और उसकी एक विशेषता पढ़ी कि दक्षिणी पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? वो कौन सा? मालाबार तट पर। लेकिन उत्तरी पूर्वी मानसून से भारत में दो मानसून आते हैं, दक्षिणी पश्चिम इस साइड से अरब सागर से और बंगाली खाड़ी से उठता है, और एक उत्तरी पूर्वी मानसून आता है जो सर्दियों में आता है। क्या? सर्दियों में। ठीक है, क्या आता है? सर्दियों में। और इसी सर्दियों में राजस्थान पंजाब में होने वाली वर्षा को उत्तरी पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है कहाँ पे? राजस्थान पंजाब में हल्की वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी? कोरोमंडल तट पर। जो हल्की वर्षा होती है जिसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बताएगा क्या कोई? उत्तरी पूर्वी मानसून से होने वाली राजस्थान में वर्षा को मावठ बोला जाता है। क्या? मावठ।
पूछा जाता है मावट क्या चीज है, तो सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा जो कहाँ राजस्थान पंजाब में होती है उसको मावट बोला जाता है। तो देखिए सर्वाधिक उत्तरी पूर्वी मानसून या सर्दियों में होने वाली वर्षा कहाँ पर, कोरोमंडल तट पर। और यदि राज्य का पूछ ले तो कौन सा राज्य, तमिलनाडु राज्य में होती है। ठीक है, हो गया क्लियर, हो गया क्या साथियों, बहुत बढ़िया। ये हो गया मुख्यतः रूप से किसके बारे में, पूर्वी तटीय प्रदेश के बारे में। हुआ क्लियर, पूरी तटीय प्रदेश में अपन ने आज तटीय प्रदेश का जो भी टॉपिक है वो अपन ने क्या कर लिया साथियों, पूरा कर लिया या नहीं। सबसे पहले पढ़ा अपन ने पश्चिमी तटीय और फिर पढ़ा अपन ने पूर्वी तटीय। पश्चिमी तटीय को 4 भागों में बांटा, पूर्वी तटीय को 2 भागों में बांटा। डन क्लियर। पश्चिमी तट का हिस्सा कहां से कहां तक, कच्छ से कन्याकुमारी, और पूर्वी तट का पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक का हिस्सा। ठीक है, हुआ क्लियर। कौन कौन से पश्चिमी तट में थे, सबसे पहले कठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और पूर्वी तट में कौन कौन से हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट। हुआ क्लियर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आया क्या समझ में सबको। अब देखिए इसके बाद में है द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, द्वीप समूह क्या क्या है, कैसे कैसे है, उनके बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए थोड़ा सा और क्या पढ़ना है अपन को, पश्चिमी तट में कितने तट है, पूर्वी तटीय प्रदेश में कितने तट है। मेनली सबसे पहले तो ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अन्य कोई दूसरे याद रखना है कि कौन से तट की क्या विशेषता है। हुआ डन क्लियर। ठीक है, इसी प्रकार अपन क्या पढ़ते चलेंगे और आपकी पढ़ाई पर क्या बिल्कुल भी, आपकी पढ़ाई पर मैं बोलता हूँ आपको 100% यहाँ से मिलेगा। आप अपना आर्मी का एग्जाम ही नहीं, मैं बोलता हूँ कोई सा भी आप क्या स्टेट या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे देना और ये जो इस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो कर लेना पूरा कंप्लीट। मैं दावा करता हूँ कि 100% आपको क्या सफलता मिलेगी, क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। समझ में आ रहा है क्या, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है क्या करना है, हमारा लक्ष्य एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जिस तरीके से अभी क्या गवर्नमेंट, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार की भर्तियों पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रतिबंधित लग रहा है, तो अपन को उस पे भी क्या देना है, जोर देना है कि भाई भर्तियों को आगे बढ़ाया जाए, इनको क्या किया जाए, पूर्ण रूप से कंटिन्यू किया जाए। आया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, और आपको आपका जो लक्ष्य है, क्या लक्ष्य आपको पता होगा कि अब की बार क्या पार करना है, जो आपके लक्ष्य क्या करना है, पार करना है। ठीक है, डन है क्या, है क्या डन। आपका जो लक्ष्य में है, कौन सा लक्ष्य है, याद दिला देता हूँ, सबको याद होगा और ये भूलना भी नहीं चाहिए। ये भूल गए तो कैसे चलेगा, क्योंकि लक्ष्य को तो क्या बार बार आपको ये लक्ष्य आपके दिमाग, मन, क्या दिल, हर चीज़ में बसा रहना चाहिए। आपको खटकना चाहिए कि हाँ ये मेरा लक्ष्य है, मेरे को क्या करना है, पूर्ण करना। आया समझ में, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। द्वीप समूह लेंगे और द्वीप समूह को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा द्वीप है और कौन कौन से क्षेत्र में है। डन। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद साथियों, मुस्कुराते रहिए।